हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बियर एंड बेरी पे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस का एक सब टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो अभी आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में देख लिया है, प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कौन सी साइट है, मैकेनिज्म क्या है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ओवरऑल प्रोसेस का है तो आपने देख लिया है। तो एक ब्रीफ आपको मिल गया होगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अब आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का ही एक पार्ट है और वो ये है कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बेसिकली आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो हमारे क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कि अगर ये एक्सेस में हो जाए तो भी प्रॉब्लम करेंगे, अगर इनका लैक हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम करेंगे। तो एक एवरेज अमाउंट जो कहते हैं, ऑप्टिमम अमाउंट, मतलब कि मीडियोकर, हाँ है ठीक है, ऐसा वाला उनको चाहिए होता है कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, बस होना चाहिए हमारे पास, एक अबंडेंट अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट क्या है आपकी, सनलाइट है ना। ये सनलाइट जो होते हैं ये प्लांट्स ट्रैप करते हैं, लीफ ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट में होते हैं ना। जब हम लोग लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुछ रिएक्शन लाइट में ही होते हैं। लाइक वाटर का ब्रेकडाउन जो हो रहा था वो लाइट के प्रेजेंस में ही हो रहा था, लाइट की एनर्जी को ही यूज़ करके हो रहा था। सेकेंड, वाटर। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, प्लांट्स ना हमें ऑक्सीजन दे पाएंगे और ना कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर पाएंगे, दोनों चीज़ें हैं। तीसरा है टेम्परेचर। अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा, फॉर इमेजिन, जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा किसी आप जलती जगह पे प्लांट को रख दें तो वहाँ क्या होगा, प्लांट बर्न कर जाएगा। जैसे 50-60 डिग्री टेम्परेचर पे अगर रख दें, उससे ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पे रख दें तो प्लांट जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो सब टूट जाएंगे। दूसरी बात, अगर बहुत कोल्ड एरिया में रख दें, मतलब कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, आप कोई छोटा सा प्लांट लीजिए, उसको जैसे जहाँ आपकी मम्मी फूड कुक करती हैं तो वहाँ पे रख दीजिए, वहाँ पे आप देखेंगे वो प्लांट मुरझाने लगेगा, ड्राई होने लगेगा। दूसरा, आपको कोल्ड जगह पे देखना है तो आप अपने फ्रिज में या फ्रीज़र वाले पार्ट में प्लांट को रख दीजिए, छोटा सा प्लांट, बहुत बड़ा नहीं, वहाँ भी आप देखेंगे प्लांट मुरझा जाएगा, क्योंकि प्लांट को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि बहुत ज़्यादा ना कि बहुत कम। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेते हैं, बट उनकी कैटेगरी अलग होती है। वो जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं, जैसे हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं। तो ये कैटेगरी अलग अलग होती है। नॉर्मल जो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाएगा। तो आपको जो फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स जो भी आपको खाने को मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि हम लोग को भी खाना मिल नहीं पाएगा। फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर प्लांट्स के लिए जैसे हमारे लिए है, हम लोग क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत एक्सेस हो जाए तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके कार्बन को ना यूज़ करके सिर्फ ऑक्सीजन को यूज़ कर ले। तो वैसे ही प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन होते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्हें अगर आप ऑक्सीजन देंगे या बहुत अबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा उनको, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं, इनके बारे में हम लोगों को डिटेल में देखना है कि ये क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं ये तो आपको पता है, इनका प्रोसेस किस तरह से प्लांट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट के सोर्स के बारे में बात करते हैं और लाइट का एक मेन सोर्स है हमारे पास सन, है ना। सन, सोलर एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं,
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स है, प्लांट्स के लिए भी बहुत बड़ा सोर्स है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है। द सोर्स ऑफ लाइट फॉर प्लैनेट अर्थ इज सन। ये तो समझ में आता है आपको कि जो भी अर्थ पे लाइफ है उसके लिए जो लाइट की रिक्वायरमेंट है दैट इज फ्रॉम सन। ऑल्दो सम मरीन एल्गी यूटिलाइज द लाइट ऑफ मून। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि कुछ मरीन एल्गी हैं जो मून लाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। लाइक मून में जो लाइट होती है उसको ये यूज़ करते हैं। Out of total solar energy, only 2% solar energy is used in photosynthesis. इतनी सोलर एनर्जी अवेलेबल है लेकिन सिर्फ 2% ही हमारे प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस में। ओनली 2%। सोचिए, सिर्फ 2% ही यूज़ कर पाते हैं इस सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में। द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। अब क्वालिटी और इंटेंसिटी दोनों अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। लेट्स सी कैसे। रेड एंड ब्लू लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। रेड, आपने जब पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि रेड और ब्लू लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। अगर ग्रीन लाइट है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लाइक ग्रीन है, क्लोरोफिल है, तो उसके पास जब ग्रीन लाइट आता है, ये रेड ब्लू ग्रीन लाइट कहाँ से आता है? ये जो हमारे सन के पास विबग्योर होता है, VIBGYOR, क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स होते हैं जो हमें अक्सर रेनबो में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं में से कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसमें कुछ एनर्जी को ही यूज़ करते हैं, हर लाइट को नहीं यूज़ करते। तो इसमें आपने देखा ब्लू और रेड को यूज़ किया जा रहा है, बाकी ज़्यादा को नहीं यूज़ किया जा रहा है। तो रेड एंड ब्लू लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम NTSC ओलंपियाड में भी पूछ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, बट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड लाइट। फोटोसिंथेसिस की हम लोग बात करें तो जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो मैक्सिमम कब होता है? रेड लाइट के प्रेजेंस में होता है। रेड कलर के प्रेजेंस में, जो रेड लाइट है उसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। देयर इज नो फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब जो आपके पास है वो तो आप चाहोगे नहीं। मान लीजिए कोई गेस्ट आते हैं आपके पास, ठीक है, तो कहते हैं बेटा चलो हम तुम्हें कुछ दिला देते हैं, तो आप उनसे क्या लोगे? आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, तो आप उनसे कपड़े की डिमांड कभी नहीं कर सकते कि अंकल मुझे कपड़े दिला दो, कभी नहीं कहोगे। या आपके फादर कहें कि चलो बेटा तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दिला देता हूँ, तो बहुत कबर्ड भर के कपड़े हैं या कबर्ड भर के टॉयज़ हैं, तो वो आप कभी नहीं लोगे। आप वो चीज़ लेने की कोशिश करोगे जो आपके पास नहीं है। तो प्लांट्स के पास भी जब ग्रीन कलर है तो वो ग्रीन क्यों लेंगे? नहीं लेंगे ना, तो वो ब्लू और रेड को प्रेफर करते हैं लेना। ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उनके पास आता है वो उसे वापस भेज देते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब नाउ ये तो क्वालिटी की बात हुई कि कौन सी क्वालिटी है लाइट में जो प्लांट यूज़ करना चाहते हैं। इंटेंसिटी पे आते हैं। द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ जाएगा। नाउ इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी रेट ऑफ लाइट होगी उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। बट एक ये भी बात है कि अगर बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी की फोटोसिंथेसिस होगी तो अगर बहुत हाई लाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब वहाँ पे बर्नआउट की कंडीशन आने लगेगी ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सोलराइजेशन। क्योंकि वहाँ पे फोटो ऑक्सीडाइजेशन होने लगेगा, इसलिए वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर किसी को लाइट दे दिया जाए तो वो वहाँ पे जलने वाली कंडीशन आ जाएगी ना, कि वो ख़राब होने लगेंगे, उसके जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं, प्लांट के जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो ये लाइट होता है, लाइट का ये प्रोसेस है कि क्वालिटी और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है।
सनलाइट का 2% ही प्लांट सिर्फ यूज़ करते हैं, रेड ब्लू लाइट ही यूज़ करते हैं, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रेड लाइट के केस में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। और इंटेंसिटी की बात करें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट पे। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, बट एक लेवल तक बहुत हाई अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फोटो ऑक्सीडेशन की कंडीशन आ जाएगी, वहाँ पे फिर पॉसिबल नहीं है कि रिएक्शंस हों। तो ये ओवरऑल आपका लाइट के बारे में है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो वो हमारा जो है दैट इज वाटर। अब लाइट की तो बात हम लोग देख लिए, लाइट की कंडीशन देख लिए, वाटर की कंडीशन क्या है प्लांट्स के लिए वो देखते हैं। तो आपको पता है वाटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के लिए। वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, घर पे कोई प्लांट लगाइए, वहाँ पे देखिए तो वाटर के एब्सेंस में आप प्लांट को ग्रो अप नहीं कर पाओगे। जब तक पानी नहीं डालोगे पौधा आपका बड़ा ही नहीं होगा। तो वाटर इज एसेंशियल रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। अब वाटर बहुत ही इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि जब हमारे डार्क रिएक्शन हो रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में लाइट के एब्सेंस में डार्क रिएक्शन हो रहे हैं, और लाइट के प्रेजेंस में जो लाइट रिएक्शन हो रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, मेनली अगर हम लोग देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके ही हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है ना। तो ये इसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी तो मिल रहा है। तो ये वाटर जो है प्लांट के लिए एक बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है, साथ साथ ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है। ओनली 1% ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। सोचिए सिर्फ 1% वाटर ही प्लांट हमें यूटिलाइज करता है। जो हम प्लांट को दे रहे हैं पानी, उसका सिर्फ 1% ही वो यूटिलाइज कर पाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। समझ में आई बात? सिर्फ 1%। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कम पानी डालेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा, कम हो जाएगा। Under water deficient condition, the stromatal aperture remain closed to reduce the loss of water by transpiration. अच्छा, अगर वाटर नहीं मिलेगा प्लांट्स को तो क्या होगा? तो वाटर ना मिलने की कंडीशन में क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो अपने आप को क्लोज कर लेता है। ओपन होता है तो वाटर इवेपोरेट होने लगता है, बट अगर वो क्लोज कर लेगा तो उसके पास जो वाटर है वो उसको स्टोर करके रखता है, ताकि हम धीरे धीरे उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो वो अपने आप को क्लोज कर लेता है ताकि वाटर इवेपोरेट ना हो सके, वाटर का ट्रांसपिरेशन ना हो सके। As a consequence, the entry of carbon dioxide is also stopped into the leaves. अब इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री है प्लांट्स में, लीव्स में, वो भी स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पहले क्या होगा, सबसे पहले सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर ही तो प्लांट्स लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नाइट टाइम में लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन करते हैं। तो पहला प्रोसेस ही है हमारा कि वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, दूसरा प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा प्लांट। तो जब पहला ही प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो सेकेंड स्टेप हो ही नहीं पाएगा। जब पहला स्टेप नहीं हो पाएगा तो सेकेंड स्टेप कभी नहीं हो पाएगा ना, किसी भी कंडीशन में आप देखें। अब जब आपके पास सब्जी है ही नहीं तो आप काटोगे क्या और फूड कुक क्या करोगे? नहीं बना पाओगे ना। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि बिना सब्जी खरीदे आप सब्जी को काट दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, जब वाटर नहीं मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका वाटर के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेम्परेचर के बारे में। तो ओवरऑल बात करें तो टेम्परेचर एक बहुत ही एफिशिएंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। लेट्स सी हाउ। जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का, ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। सी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाएगा, पर कब तक? जब तक कि 40 डिग्री तक है टेम्परेचर। गर्मी के टाइम में, समर टाइम में आप देखते होंगे 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। बट अगर इससे भी ज़्यादा पहुंचा, मतलब अगर 45 डिग्री पहुंचा, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की कंडीशन
नहीं हो पाएगी, सिर्फ यहीं तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाएगा, इसके बाद नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। समझिए आप कि हमारे जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उस टाइम पे हमारे प्लांट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, बट एक लेवल तक पहुंचने के बाद प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस बंद कर देते हैं। लेकिन अगर 40 डिग्री के नीचे तक देखें, 40 डिग्री तक देखें तो यहाँ तक बढ़ने पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट जो है फोटोसिंथेसिस का वो भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ये भी बहुत मेजर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो कितने डिग्री तक डिपेंड करता है, कब तक डिपेंड करता है? सो करेक्ट आंसर इज 40 डिग्री। ठीक, नाउ अबव द टेम्परेचर देयर इज डिक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस। अब अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगता है। 40 डिग्री से अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो फोटोसिंथेसिस आपका डिक्रीज करने लगेगा। लो टेम्परेचर ऑल्सो इनहिबिट फोटोसिंथेसिस। लो टेम्परेचर होगा, बहुत ही कोल्ड हो जाएगा। सर्दियों के दिनों में क्या होता है, 0 डिग्री -2 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे तो मेनली सनलाइट ही नहीं मिल पाता, तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। साथ में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द टेम्परेचर अफेक्ट फोटोसिंथेसिस बाई अफेक्शन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अच्छा, क्यों बंद हो जा रहा है फोटोसिंथेसिस 40 डिग्री के पार? रीजन, क्योंकि जो प्लांट्स में एंजाइम है, इस प्लांट में जो भी एंजाइम है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब कि एंजाइम बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो प्लांट्स के पास, ह्यूमंस के पास एंजाइम होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा है तो इसके जो बॉन्ड्स बनते हैं वो टूटने लग जाते हैं। मतलब ये कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, ये इनएक्टिवेट होने लगते हैं, ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है इनके लिए, तो कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम नहीं करना पसंद करता है। कुछ हद तक ये टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये खत्म। तो द टेम्परेचर अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस बाय अफेक्शन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। We know that the dark reaction of photosynthesis involves several enzyme। क्योंकि जो डार्क रिएक्शन हो रहा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है प्लांट, वहाँ पे जब ग्लूकोज बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहाँ पे बहुत एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डार्क रिएक्शन होता है इसमें बहुत सी साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं। कैल्विन साइकिल होती है, ATP, NADPH2, ये सारी एनर्जी की साइकिल्स होती है। तो ये सारी साइकिल्स जो होती हैं ये अफेक्ट होती हैं, क्योंकि ये सारी साइकिल जो होती हैं वो एंजाइम के प्रेजेंस में ही काम करती हैं। कहीं बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, कहीं बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है, कहीं एनर्जी इनटेक करना है, कहीं रिलीज करना है, कहीं एनर्जी लेना है, कहीं देना है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं इसमें एंजाइम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब एंजाइम आपका है तो हैमर, कटर, इन सब की तरह काम करता है, फिक्सिंग का काम करता है। जैसे ग्लू होते हैं, सेलोटेप्स होते हैं, फेविकोल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फिक्स करने के काम आते हैं। जो हमारा हैमर है ये तोड़ने के काम आएगा, कटर है ये कट करने के काम आएगा। तो एंजाइम ये सारे काम करते हैं। अब जब एंजाइम ही नहीं रहेंगे तो न तोड़ेगा, न कटेगा, न जुड़ेगा, तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाउ दिस एंजाइम फंक्शन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, आप कभी भी जब मेडिकल शॉप पे जाते हो या कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पे आप देखते होगे वैक्सीन्स जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक बॉक्स में रखी जाती हैं या फ्रिज में रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रखने से वो अपने आप को मेंटेन रखती हैं। अगर बाहर निकाला, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वैक्सीन काम करना बंद कर देगी, वैक्सीन अपना रोल ही नहीं प्ले कर पाएगी। अगर इसको बाहर निकाले हम लोग और टेम्परेचर कम रहा तो भी वैक्सीन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो सेम ऐसे ही एंजाइम्स भी होते हैं जिनको एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पे ये काम कर सके, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है।
Lower temperature lower the activity of enzyme and high temperatures cause inactivation of enzyme. अगर लो टेम्परेचर हुआ तो वहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी लो हो जाती है, कम हो जाती है, और अगर टेम्परेचर हाई रहा तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं. ठीक है, इजी है. टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट देखते हैं. तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए. तो ये किस तरह से हमारे प्लांट्स को इफेक्ट करता है? देखिए ये लीफ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास जाएगा तभी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा. लेट्स सी, लेट्स डिस्कस. अरे भाई हाँ आ जाओ भाई. चलो हम लोग अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं. तो एटमॉस्फेयर इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टेरेस्ट्रियल प्लांट. टेरेस्ट्रियल मतलब जो हमारे लैंड पे प्लांट्स हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और ये इनको कहाँ से मिलते हैं? एटमॉस्फेयर से. जैसे हमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिल रहा है तो वैसे ही प्लांट को भी, लीव्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ही तो मिलेगा. कहाँ से मिलेगा? इन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एट द ट्यून ऑफ 0.03%. हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% अवेलेबल है, जिसको प्लांट्स यूज करते हैं और अपना प्रोसेस करते हैं. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा. ठीक है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा तो उसमें ये था कि अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक जो भी फैक्टर्स हैं उनको अगर बढ़ा देते हैं तो वो हमारे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, बट एक सर्टेन लिमिट तक. लाइक टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक ही. अगर आप वाटर प्लांट में ज़्यादा डाल दोगे तो प्लांट्स की रूट जो है वो गलने लगेंगी, गलने लगती हैं. इसीलिए जब हम लोग पॉट्स लगाते हैं तो उसमें होल कर देते हैं कि अगर वाटर लॉगिंग हो, मतलब वाटर ज़्यादा हो, तो प्लांट में पॉट में से नीचे वाटर रिलीज हो जाए. बट लैंड की बात करें, जो बड़े बड़े लैंड्स होते हैं वहाँ पे अगर वाटर ज़्यादा हो जाता है तो वो नीचे चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है. ठीक है, नीचे सैंड में सेटल्ड होते जाता है, मिट्टी में दबते जाता है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं होता. बट पॉट में जब लगाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है, इसीलिए उसमें होल्स कर देते हैं. The rate of photosynthesis increased by increasing the concentration of carbon dioxide, but after a certain limit, the excess concentration of carbon dioxide proved to be toxic to the cell. अब यहाँ भी वही लिखा है कि अगर सर्टेन अमाउंट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ ही रहा है तो वो सेल्स के लिए टॉक्सिक हो जाएगा. देखिए एक बात कहें तो जो भी हम बात कर रहे हैं, आइदर लाइट हो, टेम्परेचर हो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो भी फैक्टर्स हैं, ये एक सर्टेन टाइम तक ही अच्छे होते हैं, मतलब एक लिमिट तक ही सही होते हैं. अगर बहुत एक्सेस हो जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय कर देंगे. लाइक आपको कोई फूड बहुत पसंद है, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवर फूडिंग कर ली है, तो क्या होगा? आपको लूज मोशंस होने लगेंगे, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आने लगेगी, वॉमिटिंग फील होने लगेगी, डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस बनने लगेगा बॉडी में. तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जब एक्सेस हो जाता है, जब लिमिट में खाओ तो नहीं होता. ठीक, तो सेम ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी है कि जब ये चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी तो वो प्लांट के लिए नुकसान भी करेगा. तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें यही है कि एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंचने के बाद अगर फिर भी वो पीक बढ़ रही है तो प्लांट के लिए खतरनाक हो सकती है, सेल्स के लिए खराब हो सकता है. सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी अब क्या होता है प्लांट्स के लिए? सो लेट सी. अगर ऑक्सीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो क्या लगता है ये प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा? नहीं ना. ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप फोटोसिंथेसिस. अगर इस प्लांट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बन गया है और ये रिलीज़ नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी. क्योंकि जैसे किसी इंडस्ट्री में अगर किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे आप मान लीजिए कि हैंड वॉश की इंडस्ट्री है, ठीक है, जो डिटॉल, सेवलॉन, लाइफ बॉय हम लोग हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं इस समय,
तो वहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया गया है, इतना प्रोडक्शन कर दिया गया है कि सारे स्टोर, सारे वजह, सारे जहाँ भी सेल करना है सब फुलफिल हो गया है। तो उस टाइम पे इंडस्ट्री क्या करेगी? उस टाइम पे इंडस्ट्री प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगी, है ना, प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक्सेस में हो चुका है। यहाँ भी यही कंडीशन है कि जब प्लांट ने एक्सेस में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लिया और उस ऑक्सीजन को कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसने अपने ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को रोक देगा। गॉट इट? बहुत ईजी है। ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप फोटोसिंथेसिस, it increases the rate of respiration manifold and disturbs the excited condition of the chloroplast। अब अगर एक्सेस में हो जाएगा तो इसके कहाँ स्टोर कहाँ होगा? प्लांट के लीफ में, स्टेम में, रूट में, यहीं स्टोर होगा। अब यहाँ पे अगर स्टोर हो जाएगा तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो इनके पास मशीनें हैं प्रोडक्शन के लिए प्लांट के पास, वहाँ पे फुलफिल हो जाएगा तो रख ही नहीं पाएगा वो, तो वो प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस फिर वहाँ पे हो नहीं पाएगी। गॉट इट? इतने फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ओवरऑल आपको समझ में आया होगा, लाइक जो भी लाइट है उसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, उसकी क्वालिटी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर एक्सेस हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि एंजाइम का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और लो होगा तो एंजाइम वर्किंग कंडीशन में कम आ जाएंगे, उनको ठंडी लगने लगेगी। जैसे एक बार हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग ठंडी के कंडीशन में, ठंडी के मौसम में ज़्यादा काम नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ठंडी फील होने लगती है ना। तो सेम ऐसे ही एंजाइम्स के साथ भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, आप हमसे कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक कर सकते हैं, आई विल गिव यू आंसर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर टॉपिक के नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से, कुछ इमेजेस के फॉर्म में, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय।